जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं इन्वर्सन मेथड के बारे में। अगर आपको याद होगा प्रतिलोम विधि जो हमने 12th क्लास में पढ़ी है, तो 12th क्लास में हमारी प्रतिलोम विधि क्या है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम है 3 वेरिएबल पर, ठीक है, जो कि हमारे पास है a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x a32y और a33z इक्वल टू b3। अगर हम चाहें तो इस पूरे इक्वेशन को या पूरे के पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, लाइक इस प्रकार से, जहां पर हमारे पास ये जो पोर्शन जो है ये हमारा कहलाता है ए, ये हमारे पास कहलाता है एक्स और ये हमारा कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरी इक्वेशन को ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर a क्या हो गया मेरे पास, दिस इज a इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, कैपिटल एक्स हो गया अननोन वेरिएबल की इक्वेशन और b हो गया हमारे पास है जो अननोन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में जो हमें राइट हैंड साइड पे हमें जो कोएफिशिएंट दिए हुए उनकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इनवर्स अगर हमें निकालना है किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारे को क्या होता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी जो मैट्रिक्स ए जो होती है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में रेगुलर के नाम से भी जानते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमें नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है इसका मतलब ये होगा कि उसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका यूनिक सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने 12th स्टैंडर्ड पर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जहां पर हमारे पास ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो अब मेरे पास ये नया शब्द यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, तो जब इन्वर्सन मेथड से अगर हम कभी भी किसी भी लीनियर सिस्टम के एग्जिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है, और आपका अगर नो सॉल्यूशन रखता है तो वो किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो वन बाय वन इसको समझते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्सन मेथड। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी, अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एन लीनियर इक्वेशन दे रखी है और एन हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बताओ यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन? So for each variable, we are having single value. या ऑफ कोर्स, a meaning of the unique solution, it means that a system which have a single solution, that means there is no other solution which exists for the system is known as a unique solution. Now what is the meaning of the unique solution in the behalf of the consistency of the system of linear equation? तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन को रखता है। पॉइंट वन क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? जी जी सर। बताइए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट करते हैं। क्या वो हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? शायद सर, मुझे जहां तक याद है हम के वैल्यू रख के निकालते थे, और के जो होता था वो कोई भी वेरिएबल हो सकता था, कोई भी ऐसा हमारे कोई पास सोल्यूशन अननोन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो अननोन था। सकता है, लेकिन यहाँ ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वर्सन मेथड में हम ऐसा नहीं करते। इन्वर्सन मेथड में हम देखते हैं क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, क्योंकि अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो यहाँ तक कंफर्मेशन मिल चुका है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, और अगर हम एडजॉइंट का बी के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर हमें वो जीरो के इक्वल मिलता है तो हम ऐसी कंडीशन में डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा सिस्टम जो है
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को कंटेन करता है। ठीक है, अब तीसरा केस हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट या इट मींस दैट नो सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हमारे पास नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा अभी भी आपके पास 0 है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मल्टीप्लाई अगर बी के साथ करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो नॉट इक्वल टू हमें 0 मिलना चाहिए। तो ये जो हमने आपको लॉजिक बताया हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ द, आपको बताया हुआ है कि इन्वर्सन मेथड में हम किस प्रकार से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन हम वहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम निकाल के नहीं बता पाते थे। पॉइंट क्लियर? ये इसका ड्रॉबैक है, इन्वर्सन मेथड का ये ड्रॉबैक है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। एडजॉइंट आप सभी को निकालना आता है। एडजॉइंट sir. हम जब भी निकालते हैं तो आप वहां पर एक चीज बताते हैं कि को फैक्टर वहां पर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो जब भी हाँ. अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ती है को फैक्टर मैट्रिक्स की, पड़ती है को फैक्टर मैट्रिक्स की, जो कि हम माइनर की हेल्प से निकालते थे। और माइनर के बारे में आपको मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं कि माइनर किस प्रकार से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास जो सी जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला हुआ है, अगर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो दूसरी भाषा में हम इसको डेफिनेशन देखते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन और सी इक्वल टू सी आई जे एन इंटू एन एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी डैश, इट मींस दैट सी आई जे एन इंटू एन का ट्रांसपोज। अब यहां पर एडजॉइंट हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि आप केवल एडजॉइंट निकालना जानते हो, लेकिन उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारे एग्जाम में एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडजॉइंट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की? नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए का अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ए और एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो आपस में कम्युनिकेट होगा, यानी कि हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होती है। क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल हमारे पास हमेशा ये होता है। नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो ए टू द पावर एन माइनस 1 के बराबर होता है। इसको थोड़ा नोट करके लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका डिटरमिनेंट जो निकाला जाता है वो ए टू द पावर एन माइनस 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो वो वैल्यू होगी मेरे पास ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए डैश निकालूं या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूं, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एम जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर होल टू द पावर एम के इक्वल होता है, जहां पर एम जो होगा कोई भी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए अगर मैं निकालता हूं तो के जो होता है वो के टू द पावर एन माइनस 1 की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, इंटू एडजॉइंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ आई एन, अगर मैं एडजॉइंट निकालना चाहता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर जो है वो एन है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमें मिलेगा आई एन के बराबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ, और अगर मैं निकालता हूं नल मैट्रिक्स का तो हमें नल मैट्रिक्स के बराबर ही मिलेगा। और हमारे पास अगर एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स का है जिसमें हमने लिखा हुआ A11 A12 A21 और A22, तो ऐसी कंडीशन में ए का जो 2 into 2 की मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, विच इज हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों के बीच में माइनस साइन लग जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर मान लो मेरे पास लिखा कहीं 1 2 3 4, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसका एडजॉइंट में डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, दिस इज द 4 1 -2 और -3, इस तरीके से इसका एडजॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी जो होगा ए भी होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा।
और अगर ए अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो टेल मी अबाउट द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? In which element below diagonal are 0 or element above diagonal are 0. करेक्ट, अबव और बिलो दोनों का हमारे पास होता है। अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपके पास बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे प्रिंसिपल के, अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अपर एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये आपका एडजॉइंट समझ में आ गया। Yes, sir. अब हम बात करते हैं क्रैमर रूल। नाम सुना होगा आपने क्रैमर रूल, जी सर। है ना? अगर हम क्रैमर रूल को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्रैमर रूल में भी हमने वो 3x3 वाली मैट्रिक्स को हमने कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हमें डी निकालना होता है। यहाँ पे डी, D1, D2, D3, D3 तक हमारा ऐसे होता है। डी जो होता है वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर हमें D1 निकालना है तो हमारे पास जो B1, B2, B3 जो होते हैं वो A11, A22, A21 और A31 की जगह रिप्लेस हो जाते हैं, लाइक दिस। अगर हमें D2 निकालना होता है तो हमारे पास A12, A22 और A32 हमारे रिप्लेस हो जाते हैं इस प्रकार से। और अगर हमारे पास अगर D3 निकालना होता तो हमारे पास A13, A23 और A33 हमारे रिप्लेस हो जाते। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स है X, Y और Z, तो हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज को यहाँ पर निकालना है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज निकालना चाहता हूँ तो X होता है मेरे पास D1/D। इसलिए मैंने आपको यहाँ बोला हुआ है कि भाई हमारे पास D जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 होगा तो फिर हमारे पास X, Y, Z एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग X की वैल्यू होती है D1/D, Y की वैल्यू होती है D2/D और Z की वैल्यू होती है D3/D। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ विथ 3 अननोन का मीनिंग यहाँ पर किस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पर भी क्रेमर रूल की हेल्प से भी हम यहाँ पर इनफाइनाइट और सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कैटेगरी निकाल सकते हैं। तो अब मेरे सामने दो केस यहाँ पर अराइज होंगे कि यार क्या मेरे पास डी की वैल्यू 0 होगी या डी की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर डी की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। पहले बात करते हैं कि डी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसी कंडीशन में आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन को एक्सिस्ट करता है अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर डी अगर 0 के इक्वल है तो फिर यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर एक्सिस्ट करेगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास D1, D2, D3 इन तीनों की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को कंटेन करता है। जबकि अगर हमारे पास डी की वैल्यू अगर हमारे पास डी की वैल्यू जो होती है D1 या D2 या D3 में से कोई भी अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है, ऐसी कंडीशन में हमारा सिस्टम जो होता है वो इनकंसिस्टेंट यानी कि हैव नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल लुकआउट है क्रैमर रूल के बारे में कि क्रैमर रूल किस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा, Yes, sir. है ना? अब हमारा तीसरा लॉजिक है। अब दो रूल हो गए हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला क्या हो गया हमारा इन्वर्सन मेथड और दूसरा हो गया आपका क्रैमर रूल। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सिस्टम की, यानी कि मैट्रिक्स मेथड, जो आपने बेसिकली बीएससी या इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारे पास अगर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल में है तो सबसे पहले इक्वेशन को 3 वेरिएबल में लिखने के बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी होती है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द बी, जो हमारे पास ए और बी की कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी जो होता है उसमें हमारे पास ए इधर लिखा हुआ है और बी हमारे पास ये होगा, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैं केवल इतने वाले पोर्शन पे ध्यान दूंगा, इस पे ध्यान दूंगा, इतने वाले पोर्शन में ध्यान दूंगा रैंक ए निकालने के लिए। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द रैंक ऑफ सी, तो ऐसी कंडीशन में आपको पूरा देखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है,
ये लॉजिक समझ में आया? यस सर, यस ठीक है। सर। अब यहाँ पर जब भी अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन से यानी कि x इक्वल टू पी से निकालने होता है तो ऐसी कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सोल्यूशन देगा। इट मे हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और उस ड्रॉबैक को भी इस सिस्टम में दूर किया गया है जब जिसमें हम इन्वर्सन मेथड में नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन जो नहीं निकाल पा रहे थे। नो सोल्यूशन तो कभी निकलता नहीं है, इनफाइनाइट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब वो हमारे पास क्या है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, कभी भी हम कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाई वी यूज अ रो ऑपरेशन एंड नेवर यूज अ कॉलम ऑपरेशन? एनीवे टेल मी, कोई बता सकता है कि रो ऑपरेशन का यूज करने को क्यों बोल रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? सर क्योंकि जो वेरिएबल मैट्रिक्स होता है वो कॉलम के फॉर्म में होता है, नहीं, मतलब थोड़ा सा और उसमें एक्सप्लेन रो करें। होती है सर, और मतलब कोई उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं और वो मतलब रो के साथ एसोसिएट होते हैं। हाँ करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो इक्वेशन जो होती है रो की फॉर्म में लिखी होती है, लेकिन अगर उसमें कॉलम ऑपरेशन लगाने की कोशिश करें तो उसके कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। इसलिए वहां पे बोला जाता है कि हम रो ऑपरेशन का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे मैट्रिक्स मेथड का मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो भी मैट्रिक्स मेथड होगा उसमें आप ax इक्वल टू बी का फॉर्मेशन करेंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अननोन वेरिएबल जो है वो n है। अगर अननोन वेरिएबल अगर n है तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी। तो यहाँ पर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स c इक्वल टू ए वी के फॉर्म में लिख दिया। तो जो भी लीनियर सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास होमोजीनियस, यानी कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। यदि हमारे पास b की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है और हमारे पास b की वैल्यू अगर हमारे पास 0 के इक्वल आती है तो ऐसी कंडीशन में हम सिस्टम के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास b की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारा सिस्टम जो होता है वो नॉन होमोजीनियस कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस में जो सी का जो फॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। अब हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस, अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस की हमें पहचान करनी है तो हमारे पास बी जो होगा 0 के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सी जो होगा वो अल्टीमेटली कुछ और नहीं, वो ए के इक्वल ही है। सही है, यानी कि अगर हम यहाँ पर सी निकालेंगे तो वो ए के इक्वल ही कहलाएगा। तो हमारे पास जब बी अगर 0 के इक्वल है तो वो हमारा कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम। ओके, अब अगर होमोजीनियस सिस्टम अगर मेरे सामने आता है तो पहले हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस की और कैटेगरी में। तो नॉन होमोजीनियस में दो प्रकार के हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है। तो पहली हमारे पास होती है इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम और दूसरी होती है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम हैव सॉल्यूशन। हम ये नहीं जानते हैं कि सिस्टम एक सॉल्यूशन रखेगा या एक से ज्यादा सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग तो हम जानते ही हैं कि हमारे पास क्या होगा। जब हम कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम के बारे में बात करें, एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सी की जो रैंक है वो ए की रैंक आना चाहिए। ओके राइट, इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर हमारे पास इसमें रैंक जो होती है वो सी की जो होती है रैंक ए के इक्वल कभी नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब कंसिस्टेंसी और सिस्टम को भी हम दो भागों में यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास रैंक ऑफ सी जो होती है रैंक ऑफ ई के इक्वल होती है, जो कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल आती है। जबकि दूसरा जो होता है वो हमारे पास कहलाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसमें सी की रैंक ए की रैंक के इक्वल तो है लेकिन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजीनियस समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस में जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास b की वैल्यू अगर 0 के इक्वल चल रही है तो ऐसी कंडीशन में हमारा c जो है a के इक्वल हो गया। यानी कि इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि होमोजीनियस सिस्टम में कभी भी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम में जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जो हमने जो दो नाम दिए थे कंसिस्टेंसी के अंदर, जो कि हमारे पास था यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अब यही नाम यहाँ पे बदल जाते हैं।
यूनिक सॉल्यूशन को यहाँ पे नाम दिया जाता है ट्राइवल सॉल्यूशन, जिसको हम दूसरी भाषा में नल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास नॉन होमोजेनियस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के नाम है, और इसको हम यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो के नाम से जानते हैं। रैंक ऑफ ए हमारे पास लेस देन एन होगी। अब यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन या नल सॉल्यूशन हो गया, इसी को बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अगर आपसे बोलता हूँ कि बताओ फाइंड द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी मेरे पास अननोन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ट्राइवल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जितने भी मेरे पास अननोन वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में हमारे पास वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इसमें हमने दो टाइप के लॉजिक हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन और यहाँ पे लिखा हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा सिस्टम जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है अगर वो स्क्वायर है तो हम डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए अगर स्क्वायर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमें रैंक के लॉजिक को अप्लाई करना होगा। और जब ये रैंक वगैरह मैं आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 को जरूर देख लें। ठीक है, तो ओवरऑल आपको लीनियर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। नो सर, यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कॉपी पेन आपके सामने रखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम कि क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन पढ़ना चाहेगा? डिटरमिनेंट ऑफ हाँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0 फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं अपने को। देन द सिस्टम हैज द सॉल्यूशन। बताना है सर कि कितने सॉल्यूशन या मोर देन 2 सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले पहचानो कि हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, क्या वो हमें होमोजेनियस दिया है कि नॉन होमोजेनियस दिया हुआ है? होमोजीनियस दिया सर। होमोजेनियस दिया हुआ है जी। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हमें जी। पता लगाना है कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बोल रहा है, जीरो के इक्वल बोल रहा है, दिख रहा है ऊपर? यस सर। अगर मैंने भी क्या बताया कि अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा वो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और मैं बोलूं ट्राइवल सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट ऑफ A is 0। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो के इक्वल दिया हुआ है तो इसकी कंडीशन में क्या है, तो हमारा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट, ए, बी, सी या डी? आपका एक क्वेश्चन कब पूछा गया? ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 65 है ये। इसी प्रकार से जो जो क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक वाइज जो हमारे पास कुछ आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? देखो सीओडी तो हो नहीं सकता भाई, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मोर देन More 2 than two सॉल्यूशन। मोर देन 2 सॉल्यूशन, वेरी गुड। वन ट्राइवल वन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि संभव ही नहीं है ये तो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट क्लियर? Yes sir. यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x plus 2y plus z equal to 12 and x plus 4y plus 2z equal to 15, x plus 2y plus 5z equal to 20 is MPPSC 2017 क्वेश्चन नंबर 151। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो घबराना नहीं, बस उठा के आप जो भी अवेलेबल दिए हो उठा के क्वेश्चन नंबर में रख के देख लो क्या वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। जो सेटिस्फाई होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा। कौन सा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है? बी। हाँ? बी हो रहा सर। बी सर। बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या ए एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, या ऑल ऑफ देम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ए से मल्टीप्लाई करो, वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, सही है? यस सर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, यस सर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या कहना है? दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं है? सर सेकंड भी सही है। और थर्ड के बारे में क्या कहना है? किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, दोबारा उसका फिर से एडजॉइंट निकालोगे तो वापस वो मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको। यस ये सर, भी आपका करेक्ट है, तो इसका मतलब Yes, ये हुआ sir. कि डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। दैट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। Which under which one of the following condition does the system have a unique solution? आपको बताना है कि एक एक किस मान के लिए सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करता है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या सर करना पड़ेगा हमें? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए और आर्डर भी इसका इक्वल होना चाहिए सर। यानी कि हमारे पास जो है रैंक ऑफ ए की जो वैल्यू है, रैंक ऑफ सी की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3। यस सर 3। तो इसका मतलब ये होगा मुझे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा ए कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? थर्ड रो में, सेकंड रो में, कि फर्स्ट रो में? ये जो है सर थर्ड रो में है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली एक एक को हम यहाँ पर इसकी हेल्प से इसको 0 बना देते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर मैं अगर R3 के लिए अगर R3 माइनस अगर R1 लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 0 0 1 2 4, दिस इज 2 1 2, है ना? नीचे क्या मिलेगा मुझे? दिस इज 0, दिस इज 0, और a माइनस 18 मतलब 8, और यहाँ पे कितना होगा? दिस इज 6, और 4 में 6 जाएगा तो -2, और नीचे कितना मिलेगा? 4 - 6 यानी कि -2, सही है? यस सर, अब मुझे बताना है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग हमने ये निकाला, तो भाई ऐसा A तभी हो not सकता है equal to जब 8. ये वैल्यू मेरे पास नॉट इक्वल टू 0, सही है? यस सर, ठीक है, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो मेरे पास सी की ए की रैंक कितनी होगी? 3, और सी की रैंक भी कितनी होगी? 3। इसका मतलब ये हुआ है कि आंसर इज डी इज करेक्ट, राइट? ओके सर। बात समझ में आई ना? मेरे को इस वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा ना। यहाँ पर हमारे पास जो अननोन वैल्यू जो हमें चाहिए उसी को मुझे सॉल्व करना, मुझे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, sir. क्लियर? सर एक बार और थोड़ा सा बता दीजिए। क्या बताऊं? इट मीन्स जो ए है हमें उसको नहीं फाइंड करना है, हमें उसकी रैंक देखनी है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या? ओके ओके सर, ओके। क्वेश्चन में हमसे ये चीज पहले से ही बोल चुके हैं, बोला हुआ उसने कि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए मुझे भाई। हाँ जी सर। तो इसलिए हमें इस वाली कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, भाई रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ सी के इक्वल टू नंबर ऑफ ठीक है। अननोन वेरिएबल। अननोन। ओके ठीक है, सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? डी इज करेक्ट। चले, ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कंसीडर द इक्वेशन 2x + 2y = 1, 2x - y = 1 ओवर z3। ठीक है, z यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू उन्होंने दे रखी है, उसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो इसका उस पूरे सॉल्यूशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली है। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई? ऑलरेडी मुझे 1 1 है बट 2 0 नहीं है, 2 0 है लेकिन 1 1 नहीं है, बोथ है, 1 1 भी है 2 0 भी है, क्या 1/2 0 है? अब इसमें देखो कि कौन सी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है, बस यहाँ पर एक्स और वाई को रख के देख सकते हैं। क्या 1 1 है? क्या 1 1 है? नो सर। नहीं है, नो सर। तो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। 2 0 है क्या? नो सर। ये भी नहीं नो है। सर। क्या 1 1 और 2 0 दोनों है क्या?
तो 1 1 और 2 0 नहीं, तो बाकी क्या होगा, सी भी हट गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए क्या 1/2 0 है क्या? यस सर। ठीक है, एक सिंपल sir. क्वेश्चन था हमारे सामने जो हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि हमारा सिस्टम किस प्रकार के, किस कैटेगरी में है, यूनिक में है, इनफाइनाइट में है, नो में है कि नन ऑफ दिस में है। आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व करिए। सब लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं ना? सर सर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कितना समय लगा अपन को सॉल्व करने में? 1 मिनट, राइट? हार्डली 1 मिनट हमें सॉल्यूशन लगा, लेकिन मेरे पास तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। या तो मैं गलत हूं या आप गलत हो। अब चेक करो क्या वो नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। सर नो सॉल्यूशन है। अभी आपने यूनिक कैसे बोल दिया था? सर 2 रो सेम आ रही है, एक आ रहा है 2 -6 और 6 और -18। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यस सर। क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपके पीछे आपकी रैंक चली जाएगी। इसलिए जो भी क्वेश्चन करें ऐसे करें कि आपने जो भी किया है वो बिल्कुल सही हो। सर इसको That clear? डिटरमिनेंट से पता करें ना सर? हाँ? इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके पता किए ना सर? क्या हम इसका डिटरमिनेंट करके पता करके कर सकते हैं? पहले ये बताइए, क्या ये सिस्टम होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? ऑगमेंटेड होमोजेनियस। मैट्रिक्स बनेगा इसके लिए। अगर इसका अब बताओ इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है? क्या हमें 0 मिल रहा है कि नॉन 0 मिल रहा है? ये बताइए। आप इसका डिटरमिनेंट सर निकाल के देखिए। डिटरमिनेंट आप 0 होगा। 0 मिल रहा है, तो मैंने भी आपको इन्वर्सन मेथड में क्या बताया था, यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन ओपन होंगे। क्या क्या? तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में रख सकता है और नो सोल्यूशन रख सकता है, लेकिन वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कहलाता है। यदि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करता हूं जो इक्वल टू 0 आता है तो वो मेरे पास नो सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अभी बताया मैंने जस्ट, सही है? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास सही ऑप्शन है। इसलिए मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि जो अपने बीएससी में पढ़ाते हैं वही पढ़ाया, मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड का भी लेके आया, आपका क्रेमर रूल भी बताया। आप इस क्वेश्चन को किसी भी कैटेगरी में सॉल्व कर सकते हैं, इवन आप इस क्वेश्चन को क्रेमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to k, x plus 4y plus 10z equal to k square have infinite many solution। k के किस मान के लिए दिया गया सिस्टम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रखता है? बताइए क्या आएगा आंसर? सर 1 and 2, k is equal to 1 1 and 2। 2। ओके, बाकी लोग बताएं। मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोग का भी उतना ही पार्टिसिपेंट हो जितना कि मेरा है, क्योंकि अगर 1 वे अगर टीचिंग होगी तो कभी भी हम उसमें सक्सेस नहीं ला सकते हैं, और 2 वे टीचिंग में जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर माहौल जनरेट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी अपने सामने ही सॉल्व कराता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन हो। चलिए देखें कि अब इस क्वेश्चन को हम बेसिकली अगर आपको सॉल्व करके देना चाहता हूं तो किस प्रकार सॉल्व करूंगा, देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, मैट्रिक्स सी लिखी। तो मैट्रिक्स सी में सबसे पहले बात मैंने देखा कि मेरे पास के कहाँ कहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मुझे 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। पहला ऑपरेशन ये लगाना पड़ेगा, इसको मुझे 0 बनाना पड़ेगा और इसको भी मुझे 0 बनाना पड़ेगा, सही है? यानी कि मैं R2 के लिए R2 माइनस R1 करूंगा और R3 के लिए R3 माइनस R1 करूंगा, राइट? Yes, sir. लाइक दिस। तो जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा 0 1 3 k माइनस 1 0 3 9 k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मेरा काम ये है कि मैं इस 1 की हेल्प से मैं इस 3 को 0 बना दूं। तो साफ साफ देख रहा हूं कि मेरे पास ये पूरी वैल्यू 0 बन रही हो, इससे ये भी 9 भी 0 बन जाएगा।
तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर मेरे पास R3 के लिए R3 माइनस R2 लगाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। के स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं 3 इंटू के माइनस 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास ए की जो रैंक है वो सी की रैंक के इक्वल तो है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से वो कम है। तो मेरे पास दिख रहा है साफ साफ कि मेरे पास ए की रैंक जो है 2 के इक्वल है ना। अगर मैं सी की रैंक को 2 के इक्वल बनाना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि इस वाले पोर्शन को मुझे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मेरे को रैंक 2 लेके आनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर क्या करा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो गई, जो कि लेस देन 3 है, वो तभी होगी जब के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। और के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कि इसके फैक्टर जो होंगे वो के माइनस 1 और के माइनस 2 होंगे, यानी के की जो वैल्यू मिलेगी 1 और 2 मिलेगी। क्लियर? यस सर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। के किस मान के लिए दिया गया सिस्टम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है? के इक्वल टू 8 आ रहा है मेरा। ए इक्वल टू 8 बिल्कुल आपका सही आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2022 में पूछा गया है, मतलब रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ 3x plus 2y plus z equal to 0, x plus 4y plus z equal to 0 और 2x plus y plus 4z equal to 0, then be a system of equation. It is consistent. It has only the trivial solution. It can be reduced to a single equation, and so a solution does not exist. The determinant of the matrix of the coefficient is 0. अब देखो कि हमारा सिस्टम कैसा है, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? होमोजीनियस है। बस इतना Homogeneous. निकाल के देखो कि मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओनली बी होगा सर। डी बी ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ी पर पकड़ बनाइएगा, थोड़ी अगर आप अच्छे से सॉल्व, अगर आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। If A is a 3 into 4 real matrix and AX equal to B is an inconsistent system of equation, the highest possible rank of A is, highest possible rank of A क्या होगी? यदि मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स A जो दिया हुआ 3 into 4 का दिया हुआ है, क्योंकि लीनियर सिस्टम AX equal to B की फॉर्म में लिखा हुआ है, और सिस्टम मेरे पास दिया हुआ है इज एन इनकंसिस्टेंट। एक मैंने लॉजिक बताया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपको याद हो रैंक की प्रॉपर्टीज के अंदर। यदि मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है, जो कि m इंटू एन की फॉर्म में दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम ऑफ रैंक, मिनिमम ऑफ m और n, याद आया कुछ? शायद 3 होगा। यस, आंसर 3 इज करेक्ट। कैसे होगा वो समझो। प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, रैंक ऑफ ए m इंटू एन इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m इंटू m और n। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इक्वल टू लीस्ट वैल्यू ऑफ द 3 एंड 4। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ 3 और 4 क्या है मेरे पास? ऑब्वियसली 3 है। तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या होगी मैट्रिक्स ए की? वो 3 होगी। करेक्ट, समझ में आया सॉल्यूशन? यस सर। यस चलिए सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इन द मैट्रिक्स इक्वेशन px इक्वल टू q, which of the following is a necessary condition for the existence of at least one solution for the unknown vector x? ये गेट 2005 में पूछा गया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स PQ must have the same rank as matrix P. Vector Q must have only one non-zero element. Number C, matrix P must be singular. Matrix P must be square. सर अरे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझो आप लोग। एक्चुअली सेंटेंस क्या लिखा है, इन द मैट्रिक्स px इक्वल टू q, जो हमें x इक्वल टू b बोलते थे ना, उसने px इक्वल टू q बोल दिया उसने। समझ हमारी बात?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अननेसेसरी कंडीशन, इनमें से कौन सी जो कंडीशन है जो आवश्यक है फॉर द एक्सिस्टेंसी ऑफ द एटलीस्ट वन सोल्यूशन, जो कम से कम एक सोल्यूशन को रखती है, और फॉर द अननोन वेक्टर एक्स, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे इनफाइनाइट के बारे में आपसे बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो अब देखो उसने बोला है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स PQ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स PQ मतलब AB बोले तो C मस्ट हैव द सेम रैंक ऑफ मैट्रिक्स P, सेम रैंक ऑफ मैट्रिक्स P मतलब P रैंक ऑफ A। समझ में आ रही बात? यानी कि ऑप्शन A इज परफेक्ट, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? नो सर, इस पे कंफ्यूजन है अभी भी। बेटा इस देखो, आप क्या कर, थ्योरी को थोड़ा पढ़ो ध्यान से, एक्चुअली हम थ्योरी को पढ़ नहीं रहे ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्सिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, वो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। अब देखो, अब पूरे इस वाले Px इक्वल टू Q को आप कंपेयर करो Ax इक्वल टू B से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू जो दी है P के बराबर दी है, और B की जो वैल्यू दी है वो Q के बराबर दी है। सही है? जी सही है। सर। अब उसने बोला कि ये सिस्टम जो है इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन रखता है, तो हमारे इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि मेरे पास C की जो रैंक है वो A की रैंक के बराबर आना चाहिए, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। सही है? हाँ या ना? जी सर। अब देखो उसने क्या बोला, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स PQ मतलब क्या हुआ? AB। PQ मतलब क्या हुआ? ये सही है? जी जी सर। सर अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि अगर मैं C की रैंक निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ PQ निकालूंगा मैं। सही कि नहीं? मस्ट हैव द सेम रैंक एज मैट्रिक्स P, मस्ट हैव द रैंक ऑफ मैट्रिक्स P, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स P मतलब P, रैंक ऑफ मैट्रिक्स P मतलब रैंक ऑफ A। अब देख लो चीज को मिला लो, अब यहाँ पर इसको और इसको मिला लो, क्या कहना चाह रहा है वो? दोनों की रैंक समान होगी ना, तो उसने वही तो बोला सेम रैंक। सर एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट से कंसिस्टेंसी का पता चलता है, हाँ, फिर इसके बाद हम इनफाइनाइट पे कैसे अरे पहुंचे भाई सर? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। यस सर। कम से कम का मतलब क्या होता है? एक, और एक से ज्यादा। भाई एक होगा तो यस सर। यूनिक, और एक से ज्यादा होगा तो इनफिनिट। जी। क्लियर ना? यस सर। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्यूशन? यस सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 20x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू हैज नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू गिवन बाय। लैम्डा और म्यू के किस मान के लिए दिया गया सिस्टम कोई हल नहीं रखता है? आपको ये पता लगाना है। ये अपन टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए सामने टी के फॉर्म में लिखा हमने, टी के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसमें से माइनस कर देंगे बस, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल थर्ड रो में हमारे पास लैम्डा और म्यू दिए हुए हैं, यानी कि हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 के लिए R3 माइनस R2, यानी कि हमें क्या मिलेगा 0 0 लैम्डा माइनस 6 और म्यू माइनस 10। और अगर हमें देखना है कि हमारे पास नो सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए और सी की रैंक बराबर नहीं होना चाहिए, ए और सी की रैंक जो है बराबर हमारी नहीं आना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब मेरे पास लैम्डा माइनस 6 का मान बन जाए 0 और म्यू माइनस 20 का मान बन जाए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा माइनस ये अगर मेरा बन गया 0 तो मेरे पास ए की जो रैंक होगी वो बन जाएगी 2। क्या बन जाएगी? ए की रैंक बन जाएगी 2। और अगर मेरे पास म्यू माइनस 20 अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास सी की जो रैंक बन जाएगी वो बन जाएगी 3, है ना? राइट?
बात समझ में आई? जी सर। तो मेरा आंसर हो गया लैम्डा इक्वल टू 6 और म्यू नॉट इक्वल 20, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 plus x2 plus 2x3 equal to 1, x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 2 और x1 plus 4x2 plus alpha x3 equal to 4 has a unique solution. The only possible values for alpha is or are either 0, 0 or 1, 1 of 0, 1 और -1, या फिर एनी रियल नंबर अदर देन 5। क्या होता है अपने पास में? सही लिखा है? क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ऑपरेशन? सर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, रो 1 माइनस रो 2 और रो 1 माइनस रो 3। ना मिला? अल्फा माइनस हम्म, सर अल्फा माइनस 1, अच्छा फर्स्ट रो में 2 है, मैंने उसको 1 ले लिया था। सही है कि नहीं है? यस सर सही है। फिर दूसरा ऑपरेशन ये लगेगा R3 के लिए, R3 माइनस 3R, तो मेरे पास कितना आएगा ऐसा? और मुझे चाहिए यूनिक सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब अल्फा माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अल्फा नॉट इक्वल टू Yes, 5 sir. का मतलब हो गया अदर देन 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, sir. Clear. क्लियर? जी। यस सर। तो बस आज के लिए इतना काफी है। एज यूजुअल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और खुश खुश रहिए, सॉल्व करिए अपने क्वेश्चन को। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा सर लगता है इस क्लास के अंदर? सर आप टॉपिक के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो अच्छा लगता है, क्योंकि थ्योरी तो समझ में आ जाती है मगर जब क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते समय कंफ्यूजन हो जाता है, मगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो समझ में आने लगता है कि थ्योरी क्या थी और क्वेश्चन पे कैसे अटेम्प्ट करना है। और हमने वो उन क्वेश्चन को भी हम साथ में लाने की कोशिश करते हैं जो आपके, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली एमपी सेट और एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं पास है। तो वो क्वेश्चन जो वहां पर आए हुए हैं, क्या वो क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, बुरा क्या लगता है? कॉन्सेप्ट, सर जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। बाकी आप जो करवा रहे हो उसमें ठीक है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद उसका एप्लीकेशन जो अपन कर रहे हैं वो अच्छा है सर। नहीं, बुरा क्या लगता है फिर? चलो सामने नहीं बोल पाओगे, फीडबैक में दे देना उसको, है ना? ठीक है। संडे सर को मैं जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लूंगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में एमपीपीएससी और एमपी सेट में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है। जी तो उस क्वेश्चन को किससे, मतलब उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और आपके और भी फ्रेंड अगर उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं उनके साथ लिंक शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच। इस क्लास की सर यूट्यूब लिंक अभी डल वो जाएगी कल सर? मिल पाएगी बेटा, उसको एडिट करना पड़ता है। ऑलरेडी ये यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, आप जी वहां जी से डायरेक्ट लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। जी जी। ठीक है। ओके।